Our next topic from the CNS pediatrics is about the cerebral palsy. What's its definition? First of all, we'll discuss that. Cerebral palsy is defined as what happens in it: non-progressive permanent disorder of posture and movement. क्या होता है? पोस्चर और मूवमेंट में परमानेंट प्रॉब्लम आ जाती है कोई, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या होती है, वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं करती, जितनी होती है उतनी ही रहती है. Involve motor areas resulting from events before birth or during the first years of life when brain is immature. क्या होता है बर्थ से पहले या दुनिया में आने के बाद, जो पहला साल होता है बच्चे का, उस दौरान क्योंकि बच्चे का ब्रेन जो है वो अभी इमेच्योर होता है, डेवलप नहीं हुआ होता, तो उस दौरान अगर कोई भी इवेंट्स ऐसे हो जाएं जिसकी वजह से उसके मोटर एरियाज़ अफेक्ट हो जाएं, और मोटर एरियाज़ जो है वो हमारी बॉडी के पोस्चर और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो अगर वो इफ़ेक्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से फिर सेरेब्रल पाल्सी होगी, उसको कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी. देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द सेरेब्रल पाल्सी? एज वी सेड दैट के बिफोर बर्थ या फिर ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ कोई भी ऐसा मसला है, कोई भी ऐसे इवेंट्स हैं. कौन से इवेंट्स हैं? मोस्ट कॉमन प्री मेच्योरिटी होगा, तो ब्रेन जो है वो इमेच्योर होगा, प्री मेच्योरिटी. देन प्री टर्म इन्फेंट्स विद इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज. जैसे मैंने आपको बताया कि प्री मेच्योर जो बेबीज़ होते हैं उनमें इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज क्यों होता है? क्योंकि अभी तक वेजल जो है वो ब्रेन की ऐसे डेवलप नहीं हुई होती, तो उनके अंदर प्री मेच्योर बेबीज़ के अंदर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है. तो उस इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज की वजह से जब मोटर एरियाज अफेक्ट होंगे, फिर पोस्चर और मूवमेंट में परमानेंट डिसऑर्डर हो जाएगा विच इज़ नॉन प्रोग्रेसिव. सो दिस अकर्स. Greatest risk factor to develop cerebral palsy is intraventricular hemorrhage in preterm babies. फिर low birth weight. So these are the risk factors. ठीक है. फिर causes आ जाते हैं. इंट्रायूट्राइन causes क्या होते हैं कि when the baby was in the womb of the mother, क्या हुआ, उसके अंदर ब्लीडिंग हो गई, इन्फेक्शंस हो गए, सच एज रूबेला का इन्फेक्शन हो गया या टोक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, फिर थ्रोम्बोएम्बोलिक कंडीशंस हैं, फिर कंजेनिटल इश्यूज़ हैं, फिर इरिडेशन है. सो ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमिना, कंजेनिटल इश्यूज़, मैसिव इरिडेशन, इट रिजल्ट्स इन सेरेब्रल पाल्सी. देन पेरीनेटल, पोस्टनेटल. पेरीनेटल मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, और पोस्टनेटल मीन्स आफ्टर डिलीवरी. क्या हुआ? बर्थ ट्रॉमा ड्यूरिंग डिलीवरी, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, सेरेब्रल इंफाक्शन, बर्थ एस्फिक्सिया, हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्सेफेलोपैथी, हाइपोग्लाइसीमिया, कर्निक टेरेस, एसिडोसिस, दे ऑल रिजल्ट इन सेरेब्रल पाल्सी. और मोस्ट कॉमन जो होते हैं ना, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी इज पेरीनेटल और पोस्टनेटल प्रॉब्लम्स. इंट्रायूट्राइन ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं होता. फिर इन्फेंसी में क्या कॉजेज़ हैं? इन्फेंसी में देयर में बी मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस, ट्रॉमा, वेस्कुलर एक्सीडेंट्स, दे रिजल्ट इन सेरेब्रल पाल्सी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेरेब्रल पाल्सी क्लासिफिकेशन. सो वी हैव स्पैस्टिक, एक्स्ट्रापिरामिडल फॉर्म्स, एटोनिक एंड मिक्स्ड. स्पैस्टिक, एक्स्ट्रापिरामिडल, एटोनिक, मिक्स्ड. ठीक है. स्पैस्टिक में फर्दर आ जाता है कि स्पैज़म जो है वो क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकता है, हेमीप्लेजिया भी हो सकता है, पैराप्लेजिया भी हो सकता है, ट्राइप्लेजिया भी हो सकता है, डायप्लेजिया भी हो सकता है, मोनोप्लेजिया भी हो सकता है. सो दीज आर द स्पैस्टिक. ठीक है. उसके बाद एक्स्ट्रा पिरामिडल में दो आ जाते हैं. इट मे बी डिस्टोनिया और इट मे बी कॉर्डियोथेट्रेसिस. अभी क्लासिफिकेशन में बस ये याद रखें कि स्पैस्टिक, एक्स्ट्रा पिरामिडल, एटोनिक, मिक्स्ड. स्पैस्टिक में क्या है? क्वाड्रिप्लेजिया, ट्राइप्लेजिया, डायप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया. और एक्स्ट्रा पिरामिडल में दो आ जाते हैं, कॉर्डियोथेटोसिस एंड डिस्टोनिया. मोस्ट कॉमन जो होते हैं फॉर्म्स सेरेब्रल पाल्सी की, वो स्पैस्टिक होती है.
75% केसेस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्पैस्टिक फॉर्म के अंदर क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया में सब कुछ एस से होता है। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब चारों के चारें जो लिम्स हैं उनकी स्पैस्टिसिटी हो जाएगी, इसको कहते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। स्पैस्टिक क्वाड्रिप्लेजिया मतलब चारों लिम्स, दोनों बाजू, दोनों टांगे स्पैस्टिक हो जाएंगी। तो इसमें सब कुछ एस है। एज यू कैन सी इट इज़ मोस्ट स्फीयर फॉर्म, it is most severe, it is having severe asphyxia insult associated, asphyxia severe asphyxia insult के ऑक्सीजन नहीं गई थी बच्चे को। सीजर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन, सीजर्स होते हैं इसमें। सुप्रान्यूक्लियर बल्बर पाल्सीज, सुप्रान्यूक्लियर बल्बर पाल्सीज, देन swallowing difficulties, देन स्पैस्टिसिटी ऑफ ऑल 4 लिम्स जैसे मैंने आपको बताया, देन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स, देन साइन ऑफ बेबिंस्की पॉजिटिव बेबिंस्की साइन, देन स्पीच एंड विजन इश्यूज। तो ये सारे हो गए। स्फीयर फॉर्म, स्फीयर एस्फिक्सिया, सीजर्स, सुप्रान्यूक्लियर बल्बर पाल्सिस। ठीक है, शुरू से ऊपर से शुरू करें। सीजर्स दिमाग में, मेंटल रिटार्डेशन, फिर आँख में आ जाए सुप्रान्यूक्लियर बल्बर पाल्सिस, फिर स्वेलिंग में आ जाए माउथ में, स्वेलिंग डिफ़िकल्टीज, स्पेसिसिटी ऑफ ऑल 4 लिम्स एंड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स, फिर नीचे आ जाए तो पॉजिटिव बेबिंस्की साइन, आँखों में चले जाएँ तो विजन एंड स्पीच डिस्टर्बेंसेस नीचे। ठीक है, सो एवरीथिंग एस इन क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया के बाद आता है, क्वाड्रिप्लेजिया के बाद आता है वी हैव द ट्राइप्लेजिया। डायप्लेजिया की पहले बात करते हैं। डायप्लेजिया में मतलब के 2 होंगे, ठीक है, 2 लिम्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें जो है लेग्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं डायप्लेजिया में। दूसरी बात ये होती है कि सीजरिंग पोस्चर हो जाता है लोअर लिम्स का। सीजरिंग पोस्चर कि मतलब एक टांग ऐसे हो जाएगी, एक टांग ऐसे हो जाएगी, सीजर्स की तरह। बच्चा जो है चल नहीं सकेगा, डिलेड वॉकिंग होगी क्योंकि लोअर लिम्स इफेक्ट हुई हुई है। और बच्चा अगर चलेगा तो टिप टोज पे चलेगा। वैसे तो डिलेड वॉकिंग है, लेकिन अगर चलना शुरू कर रहा है तो टिप टोज पे। लेकिन इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नॉर्मल होती है, बस टांगों का मसला होता है। टांगों का मसला क्या होगा कि बच्चे की सीजरिंग पोस्चर हो जाएगी, लेट चलना शुरू करेगा और चलेगा भी तो टिप टोज पे चलेगा। दिस वाज अबाउट द डायप्लेजिया। ठीक है, तो ये डायप्लेजिया आपको नज़र आ, सीजरिंग पोस्चर ऑफ लोअर लिम्स। ठीक है, तो ये होगा बच्चे के अंदर। क्वाड्रिप्लेजिया में देखें सारे लिम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर होता है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में क्या होगा, हाफ बॉडी इन्वॉल्व होगी। एज यू कैन सी हियर, वन साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, और उसमें भी जो आर्म्स होंगे वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे। आर्म्स विल बी इफेक्टेड मोर इन हेमीप्लेजिया। डायप्लेजिया में टांगे इफेक्ट हो रही थी, हेमीप्लेजिया में टांगे नहीं होंगी, आर्म इन्वॉल्व होंगे ज़्यादा। जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चा जो है वो हाथों के साथ चीज़ें नहीं उठा पाएगा, स्लो हैंड प्रेफरेंस होगी। और वो किस पे चलेगा, टिपटोज पे, मे वॉक ऑन टिपटोज। फिर मोनोप्लेजिया। आगे चलते हैं। ये आपको दिखाया हुआ है कि मोनोप्लेजिया में इसमें सिर्फ एक एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, ट्राइप्लेजिया में क्या होगा, 3 एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व होंगी। पैराप्लेजिया में क्या होगा, सिर्फ लेग्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, सिर्फ लेग्स इन्वॉल्व होंगी। तो ये दिस वाज अबाउट द थिंग्स जो हमने देखा।
उसके बाद एक्स्ट्रा पिरामिडल फॉर्म्स की बात करते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल में मैंने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं, कोरियोथेटोसिस होती है, डिस्टोनिया होता है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल जो होता है ना, मोस्टली ये जो साइंस आते हैं कर्निक टेरेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। पहली बात, इट इज़ एसोसिएटेड विद कर्निक टेरेस। कर्निक टेरेस पता नहीं क्या होता है, जॉन्डिस्ड बेबी होते हैं उनमें कर्निक टेरेस हो जाता है, तो उनके अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस आना शुरू हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व होगा, उनकी हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी होगी तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कोरियोथेटोसिस। एक आपने ये याद रखना है कि कर्निक टेरेस, और दूसरा आपने याद रखना है बेसल गैंग्लिया की इस्कीमिया हो गया था, उसकी वजह से ही होगा। अब कोरियोथेटोसिस की बात करें तो क्या होता है? हाइपोटोनिक होता है बेबी, हाइपोटोनिक, टोन कम हो जाती है, पुअर हेड कंट्रोल एंड मार्क्ड हेड लैग, फीडिंग डिफ़िकल्टीज, टंग थ्रस्ट, ड्रूलिंग, स्पीच इश्यूज़, हेयरिंग इश्यूज़। मतलब ना बच्चा सुन सकेगा, ना बोल सकेगा, ना खा सकेगा, और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हो रहा होगा, अपने सर को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हाइपोटोनिक होगा। कोरियोथेटोसिस इज़ लाइक मूवमेंट्स, एबनॉर्मल मूवमेंट्स बच्चा करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हेयरिंग, स्पीच खराब है, एथेटॉइड मूवमेंट्स इसलिए कहते हैं, फीडिंग डिफिकल्टी, ड्रूलिंग। एथेटॉइड मूवमेंट्स में क्या होता है कि बच्चा जो है वो मतलब अजीब अपनी मूवमेंट्स हाथों पाँव की कर रहा होता है। एंड इट इज़ एविडेंट आफ्टर 1 year ऑफ एज ड्यू टू हाइपर मैरिनेशन ऑफ बेसल गैंग्लिया, जिसको कहते हैं स्टेटस मेमोराटस। क्या होता है कि मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस क्यों आते हैं, क्योंकि बेसल गैंग्लिया की हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी हो जाती है। जब इंजरी हो जाती है तो बच्चा जो है उसकी 1 साल के बाद जब बेसल गैंग्लिया की हाइपर माइलिनेशन हो जाती है तो बच्चा जो है वो एथेटॉइड मूवमेंट्स करना शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं स्टेटस मेमोराटस। साथ में ना बच्चा सुन सकता है, ना बच्चा बोल सकता है, ना खा पी सकता है, अपने सर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और हाइपोटोनिक होता है। नेक्स्ट इज़ डिस्टोनिया। डिस्टोनिया के अंदर क्या होता है? स्लो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती हैं, स्लो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स होती हैं, प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ लिम्ब, ट्रंक एंड नेक इन्वॉल्व होता है डिस्टोनिया। देन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें टोन की, तो टोन जो होती है, मसल की जो टोन होती है वो या तो बहुत ज़्यादा स्टिफ मसल्स हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा फ्लॉपी हो जाते हैं, ठीक है। अगर स्टिफ मसल्स के साथ साथ एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होएंगी तो उसको कहेंगे स्पेस्टिसिटी, ठीक है। और अगर स्टिफ मसल्स के साथ नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होंगी तो उसको कहते हैं रिजिडिटी। तो ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड स्पास्टिसिटी, कि स्टिफ मसल्स प्लस एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस इज स्पेस्टिसिटी, स्टिफ मसल्स विद नॉर्मल रिफ्लेक्सेस इज रिजिडिटी। मतलब टोन की आपको ये समझ आई कि या तो हाइपरटोनिक बेबी होगा स्टिफ, या हाइपोटोनिक बेबी होगा फ्लॉपी, या एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस होंगी या नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होंगी। तो टोन रिफ्लेक्सेस हो गई। फिर बैलेंस, बच्चा जो है वो अपना बैलेंस नहीं कर पाएगा, मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो लैक होगी, जिसको कहते हैं एटेक्सिया होगा, लैक ऑफ बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगी तो इसको कहते हैं एटेक्सिया होगा। फिर ट्रेमर्स होंगे, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी होंगी, स्लो रिदिंग मूवमेंट्स होंगी। फिर माइलस्टोन्स की बात करें तो बच्चे की जो मोटर स्किल्स होती हैं वो माइलस्टोन्स जो है वो नहीं अचीव हो सकती, कि वो जो है उससे जो है वो, जैसे वो बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा होता है तो पहले पता है, पहले वो क्रॉलिंग करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, एक स्टेजेस होती हैं उसके माइलस्टोन्स मोटर स्किल्स, वो उसकी जो है वो डिले होती हैं एक नॉर्मल बच्चे से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि उसकी वॉकिंग में मसला होगा, कुछ बच्चे जो है वो अपने टोज़ पे चलेंगे, कुछ जो है वो सीज़र लाइक गेट के साथ होंगे, जैसे हमने बात की थी डायप्लेजिया के अंदर, ये सीजरिंग पोस्चर होती है। फिर कुछ बच्चे जो हैं वाइड गेट के साथ चलेंगे, एसिमेट्रिकल, एक जगह कुछ झुका होगा बेबी, इस तरह से गेट एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी। फिर कुछ बच्चों में स्वेलोइंग का मसला होगा, कुछ बच्चों में सकिंग, जो मिल्क उसने सक करना होता है उसमें मसला होगा, कुछ बच्चों में ईटिंग, खाने में मसला होगा। फिर स्पीच डेवलपमेंट में मसला होगा, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। फाइन मोटर स्किल्स लाइक बच्चे ने अपने
अपने कपड़े के बटन बंद, अपने जो बटन हैं उनको बंद करना है कपड़ों के, तो वो नहीं होगा, चीज़ें पकड़ने में मसला हो सकता है, फिर सीजर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। किस तरह से डायग्नोसिस करेंगे? क्लिनिकल डायग्नोसिस करेंगे, हिस्ट्री लेंगे मदर से सारा कुछ, कि आपको प्रेगनेंसी के वक्त कोई मसला हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई भी मसला हो, इरिटेशन आपने करवाई हुई, बच्चा कैसे पैदा हुआ था, बर्थ के दौरान कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ था, ठीक हुआ तो कोई मसला हुआ तो बच्चे को, ठीक है, जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसको कोई कभी बीमारी हुई हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई भी मसला हुआ हो, हिस्ट्री ले ली, फिज़िकल एग्जामिनेशन कर ली सारी चीज़ों की, टोन, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस चेक कर लिया, बच्चे को चल के दिखाओ, उसकी सारे माइलस्टोन्स के बारे में मदर से पूछा कि कैसे ये डिले तो नहीं है इसका, खाने पीने में मसला, बोलने में मसला, सारा कुछ, पढ़ने में मसला, ठीक है, सीजर्स का, ये सारी हमने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल, फ़िज़िकल, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद इन्फेंट विद डिलेड मोटर डेवलपमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर द सेरेब्रल पाल्सी इवैल्यूएशन। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो डायग्नोसिस में थोड़ा मसला हो सकता है हमें, तो फिर हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, ईईजी करवाते हैं, सीटी स्कैन ब्रेन करवाते हैं और हियरिंग और विजन की टेस्टिंग करवाते हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्लिनिकल, फिज़िकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री वगैरह से हमें पता चल जाता है, लेकिन फिर हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें ईईजी, सीटी स्कैन और हियरिंग और विजन के लिए हम टेस्ट करवा लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ये होता है कि हम बच्चे को, क्योंकि दवाइयाँ तो हम चलो दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम उनकी जो है वो थेरेपीज़ वगैरह चलाते हैं, जिसमें हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, फ़िज़िकल एंड द ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दैन सीजर्स को कंट्रोल करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है और सर्जिकल प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्चर्स। 4 चीज़ें क्या हो गई? सबसे पहले फिज़िकल थेरेपी ऑफ द बेबी एंड द ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑफ द बेबी। सीजर्स हैं तो उनको कंट्रोल करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं और सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। पेरेंट्स को हमने जो है वो सिखाना है कि आपने बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है इन द डेली एक्टिविटीज़। तो उनको सबसे पहले हमने दिखा दिया, फैमिली सपोर्ट बच्चे को चाहिए, फिर एक्सरसाइज टू अवॉइड कंट्रैक्चर्स, ठीक है, आर्शलेस टेंडन जो है वो टाइट हो जाता है, वो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हमने ठीक करना है, डायज़ेपाम एंड डेंट्रोलिन देनी है, एंटीकोलिनर्जिक्स देने हैं, और जिन बच्चों को एथेटोसिस है उन बच्चों में हमने जो है वो लीवोडोपा देनी है, एथेटोसिस वाले बच्चों में। जिन बच्चों में डिस्टोनिया है उनमें हमने कार्बामेज़ेपिन देनी है, और हियरिंग और विजुअल इश्यूज जो उनको एड्रेस करना है। सो दिस इज़ हाउ वी मैनेज द बेबी ऑफ द सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें वी हैव द सबसे पहले फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कंट्रोल ऑफ सीजर्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, सर्जिकल प्रोसीजर्स। ये तीनों ऐसे हैं, सीजर्स, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, सर्जिकल प्रोसीजर्स। पेरेंट्स को सिखाना है, उसके बाद फैमिली सपोर्ट चाहिए बच्चे को, एक्सरसाइजेज हैं, फिर दवाइयों में क्या है, डायज़ेपाम, डेंट्रोलिन, एंटीकोलिनर्जिक्स। एथेटोसिस है तो क्या देंगे, लेवोडोपा। डिस्टोनिया है तो क्या देंगे, कार्बामेज़ेपिन, और हियरिंग एंड विजुअल इश्यूज आर एड्रेस्ड। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रीट द बेबी। सो देखें कैसे स्टेडियो आते हैं इसके। 2.5 साल का बच्चा है, उसको जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हैं, मदर बता रही है कि उसकी प्री टर्म डिलीवरी हुई थी और अर्ली न्यूनेटल एडमिशन ड्यू टू सीजर्स डिसऑर्डर। शी इज़ डेवलपमेंटली डिलेड, एग्जैजरेटेड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। सो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस? इट विल बी सेरेब्रल पाल्सी। प्री टर्म बेबी है और डेवलपमेंटल डिले है, सीजर्स हैं, रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड है, सो दिस विल बी सेरेब्रल पाल्सी। राइट ऑन द एक्यूट एंड द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। एक्यूट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, जो बच्चे को प्रेजेंट आपके पास किए जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के साथ, उसकी सबसे पहले हम सीजर्स की मैनेजमेंट करेंगे। सीजर्स के लिए क्या करेंगे, उसको इमीडिएटली लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे लेटाएंगे टू रिड्यूस द टंग रोल बैक। पेशेंट की जो पेरेंट्स होते हैं उनको एजुकेट करना होता है, नॉइज़ को अवॉइड करना है, और लाइट जो है रैपिडली चेंजिंग लाइट, मतलब लाइट जो है स्टिमुलस उसका हमको कम से कम देना है। फिर हमने दवाई देनी है, एंटी कन्वल्जन थेरेपी, और स्पास्टिसिटी के लिए क्या देना है, डायज़ेपाम देना है।
ठीक है, मतलब हमने एक्यूट मैनेजमेंट उस सीजर्स की करनी है जो कि यहाँ पे पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया है। फिर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लोगे, आप पीडियाट्रिशियन को पकड़ोगे फॉर द डायग्नोसिस, सोशल वर्कर टू रिड्यूस द बर्डन, न्यूरोसर्जन फॉर द न्यूरल डेफिसिट, फिर occupational worker to work independently, physiotherapist to for the physical and occupational therapy of the baby, stretching exercises, फिर psychiatric for counseling of parents and the child care, surgeon to reduce the contracture and Z-plasty, ENT surgeon to treat the hearing, vision and learning mental disorders। ठीक है, तो ये हमारी होगी इसकी मैनेजमेंट। उसके बाद आता है 3 years old चाइल्ड। ठीक है, डेवलपमेंटली डिले है, हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जेंस है, उनकी टोन और रिफ्लेक्सेस जो है इंक्रीज़ हुई हुई हैं, और उन्होंने खुद ही बताया कि प्री मेच्योर बेबी था, उसको इंटरवेंट्रुलर हेमरेज हुआ था। समझ आ रही है? तो अब क्या होगा, सेरिब्रल पाल्सी लीडिंग टू एपिलेप्सी। अदर प्रॉब्लम्स यू एक्सपेक्ट, अदर प्रॉब्लम्स में आप लिखोगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी, तो आप सिस्टम वाइज लिखोगे। जीआईटी में क्या हो सकता है, गर्ड हो सकता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एस्पिरेशन, निमोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एस्थमा, ब्रोंकियोलाइटिस। सीएनएस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है सेरिब्रल पाल्सी की वजह से, एपिलेप्सी, स्क्वेंट। अदर्स में क्या हो सकता है, हेयरिंग एंड विजुअल इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, फिर देखिए 1.5 साल का लड़का है, बॉय है, उसको जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स है, हाइपरटोनिक, टोन ज़्यादा हुई हुई है, रिफ्लेक्सेस ब्रस्क है, हिस्ट्री ऑफ डिलेड क्राई एट बर्थ। तो कोई डेवलपमेंटल माइलस्टोन आपको मिलेगा, सीजर्स मिल सकते हैं, टोन रिफ्लेक्सेस ये सारे खराब मिल सकते हैं। सो दिस इज़ सेरिब्रल पाल्सी। एसोसिएटेड डेफिसिट्स क्या होंगे, 3 लाइकली आपने बताना है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स, विजुअल इम्पेयरमेंट्स, सेंसरी डेफिसिट, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स। ट्रीटमेंट मैनेजमेंट स्टेप्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, सीजर्स को कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सर्जिकल प्रोसीजर्स। 3 एस है शुरू में, और फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। पेरेंट्स को कैसे सिखाना है, फैमिली सपोर्ट चाहिए, और दवाइयों में डायजेपाम, डेंट्रोलिन, एंटीकोलिनर्जिक्स। ठीक है, हियरिंग विजन इश्यूज शुड बी एड्रेस्ड, एथिटोसिस के लिए लिवोडोपा, डिस्टोनिया के लिए कार्बामेजेपिन, और डायजेपाम और डेंट्रोलिन एंटीकोलिनर्जिक्स से मैंने बता दिया। So this is all about cerebral palsy.